everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for IAS. तो आज की बेटा वीडियो में डील करते हैं 26th and 27th of your August of the Indian Express English newspaper और उसमें सबसे पहली जो हमारी न्यूज है दिस इज रिलेटिंग टू ढाका। अब बांग्लादेश ने ये बोल दिया है कि उसको और रोहिंग्यास नहीं चाहिए। ऑलरेडी बहुत सारे रोहिंग्यास जो हैं वो वहां पे रिफ्यूजीज बन के रह रहे हैं। नाउ बांग्लादेश हैज नो स्कोप टू एलोकेट मोर रिसोर्सेज फॉर इट्स 1.3 मिलियन रोहिंग्या रिफ्यूजीज। 1.3 मिलियन जो है वो रोहिंग्यास ऑलरेडी वहां पे रह रहे हैं and arguing the international community to find a sustainable solution to the crisis. Children make up half the 1.3 million Rohingyas, उनमें से 50% तो बच्चे ही हैं. Most of whom fled brutal 2017 military crackdown in Buddhist majority कहाँ पे? Myanmar. That UN and investigator called a textbook example of ethnic cleansing. Now, hosting the refugees has put a huge strain on Bangladesh in areas from its economy, environment to governance, said Nobel Prize Peace Laureate Yunus, and we don't foresee any scope whatsoever for further mobilization of resources from domestic sources. तो अब इनको मुश्किल लग रही है कि जो लोग ऑलरेडी वहां पे हैं उनको भी किस तरह से वो कंटिन्यू करा सके अपने कंट्री में। तो इस तरह की आपकी जो है रिफ्यूजीज क्राइसिस आपका चल रहा है राइट नाउ इन बांग्लादेश। राइट न्यूज बेटा आपको मेंस में काम आ सकती है एज अ केस स्टडी बिकॉज आपको पता ही है कि एनिमल्स को लेके बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। अभी डॉग्स को लेके जजमेंट आ गया दैट वाज वेरी इनह्यूमन और उसी के साथ ही काउस का ऑलरेडी बहुत बुरा हाल है। तो अब बहुत ही डिफरेंट कह सकते हो, इट्स वेरी लाइक व्हाट टू से, आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दिस, इट्स वेरी सरकास्टिक ऑल्सो कि काउ का इतना बुरा हाल है। एट द सेम टाइम हाई कोर्ट ये बोल रही है कि काउ इज अ पायस एनिमल। मेंस में आपको डेफिनेटली ये काम आने वाली है चीजें। नाउ काउ इज अ पायस एनिमल एंड हैड अ यूनिक एंड स्पेशल स्टेटस इन इंडिया एंड इट्स slaughter can have severe repercussions on public peace when they offered the deeply held belief of a significant population group. The Punjab and Haryana High Court भी हमारी ही है जिसने ये बोला है, लेकिन in spite of that बहुत बुरी हालत है काऊ की। तो एक केस में जो है ये बात बोली गई है जहाँ पे कि आसिफ जो है न्यू रेजिडेंट उनको पकड़ा गया है काउ स्लॉटर के लिए। नाउ जस्टिस संदीप मुदगिल नाउ कॉल्ड द पिटिशनर accused a habitual offender and who misused early judicial leniency also. So in a strongly worded order, Justice Mudgil said that act of repeatedly slaughtering cows is not only a legal violation but an affront to the cultural fabric and constitutional values of the country. तो बस ये बात आप रेफर कर सकते हो अपने किसी भी मेंस के क्वेश्चन के अंदर, राइट और इसको लेके जो है वो आपका कौन सा एक्ट है ये देख लो। डिसमिसिंग आसिफ प्ली अंडर सेक्शन 482 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023। FIR जो है इनके खिलाफ लॉन्च की गई थी अप्रैल 3, 2025 के अंदर और उसको लेके अभी जो है रिपीटेडली ये ऑफेंडर पाए गए हैं तो उसमें इनको बेल जो है वो नहीं दी गई है। दिस इज अबाउट दिस न्यूज और हमें जो ध्यान में रखना है वो बेसिकली क्या याद रखना है कि इस तरह की इन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की भी रूलिंग जो आई है रिगार्डिंग काउ, जो कि आप मेंस में आपको पूछा भी जा सकता है। अदरवाइज जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहां पे खुद आप इस चीज को रिलेट करोगे। नेक्स्ट बेटा न्यूज आर्टिकल है, दिस इज रिगार्डिंग GST। तो देखते हैं इसमें क्या है। Prime Minister's announcement of GST reform in his August 15 speech signals a welcome step towards meeting the original promise of a goods and services tax that is, क्योंकि अभी भी ये नहीं बन पाया है, क्या सिंपल नहीं हो पाया है। यूनिफाइड है, इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर है, however its effectiveness will depend on a consensus via GST Council on the eventual rate structure and the subsequent reclassification of goods and services, because अभी भी हम सेटिस्फाइड नहीं है तो GST की टैक्सेशन स्ट्रक्चर को रिक्लासिफाई करने की कोशिश की जा रही है। तो दिस इज GST 2.0। हर चीज में हम 2.0 लगा ही देते हैं, अच्छा लगता है लगाने में। Now it will replace the existing rate schedule। आपका क्या था 5, 12, 18 और 28% की स्लैब्स थी with 2 slabs of 5 and 18%। अब ये कर रहे हैं कि सिर्फ 5 और 18% की स्लैब होगी आपकी and the possible provision of a higher rate for sin goods। लेकिन जो sin goods हैं उनको 40% तक ही ले जाएंगे टैक्सेशन में। sin goods कौन सी होती है ऑब्वियसली, जैसे कि आपकी इनफैक्ट ये सिगरेट्स है, स्मोकिंग एंड ऑल, ये सब sin goods में आएंगी। Now it will also retain the structure of low rates, लेकिन जो लो रेट्स थे 0 to 3% फॉर द आइटम्स लाइक आपके बिलियंस एंड ज्वेलरी वो भी कंटिन्यू करेंगे। एंड दिस रिमेन्स फार फ्रॉम द डिजायर सिंपल मॉडल ऑफ सिंगल रेट GST एज
is the practice of in a federal country like Canada and Australia. लेकिन अभी भी जहां से हमने ये कॉन्सेप्ट्स ली हैं, जहां पे कि बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होती है, अभी भी हमारी स्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. नाउ इसको लेके मल्टीपल रेट्स इनेबल सिलेक्टिविटी इन रेट सेटिंग व्हिच इंक्रीजेस कंप्लायंस कॉस्ट एडिंग टू द कंप्लेक्सिटी. मल्टीपल रेट्स जितने होंगे उतनी कंप्लेक्सिटी बढ़ती है. व्हेन रीक्लासिफाइंग गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द न्यू रेट्स द काउंसिल शुड ट्राई टू अवॉइड द पिटफॉल ऑफ ओवर क्लासिफाइड आइटम्स. तो इस वजह से कोशिश करनी चाहिए अब जीएसटी काउंसिल को कि वो ओवर क्लासिफाई ना करे चीजों को, which results in court ruling on whether cheese as a pizza topping should be treated separately from cheese. अब पिज्जा टॉपिंग में चीज डिफरेंट है कि नहीं है, इतनी ज्यादा जो है वो आप कॉम्प्लेक्सिटीज मत लाओ. We should not be putting in time and resources deliberating on whether nuts produced locally are taxed differently from imported nuts that are not found locally. तो ये सारे लूपहोल्स रहते हैं. सो अ लॉन्ग स्टैंडिंग क्रिटिसिज्म ऑफ अवर मल्टी रेट जीएसटी सिस्टम इज द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर दैट रिजल्ट्स इन हाई कॉस्ट फॉर बिजनेसेस इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स, refund delays and input tax credit denial. So this arises when the final output is taxed at a lower GST rate than the intermediate inputs used in its production, leading to an accumulation of unutilized input tax credit. So in narrowing the slabs, it would be important to minimize such distortion. बहुत बार आपको इसमें डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलती है, जो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि इसमें होता क्या है कि खास करके ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बन चुका है, क्योंकि छोटे बिजनेसमैन के लिए दैट रिजल्ट्स इन हाई कॉस्ट फॉर बिजनेसमैन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट, क्योंकि उसके पास टाइमली पैसा वापस नहीं आता, उसका लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट बढ़ता है, रिफंड डिले होते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है इवन डिनाई हो रहा है उसको, और ये कहाँ पे है एट द लोअर जीएसटी रेट, जहां पे जीएसटी रेट कम है वहां पे ये सारी सिचुएशन ज्यादा मिल रही है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही दिक्कत की बात है. नाउ रिपोर्ट्स indicate that most goods and services taxable at 12% slab will be moved to 5% category, narrowing the tax base and limiting revenue collection. अब ये बोला जा रहा है कि शायद 12% वाले को कम करके 5% करेंगे. Instead, the reverse should be done. Most goods and services should be taxed at the standard rate, since 18% category currently accounts for over 2/3 of GST revenue. So a broadening of this tax base would pave the way for lowering the standard rate with no loss in revenue. तो ये suggest कर रहे हैं कि आप इसकी बजाय 18 को कॉमन कर दो. Furthermore, this reduction in standard rate will lower GST burden for consumer and SMEs more than merging the 12% category with the 5%. लेकिन जो आपका छोटे बिजनेसेस के लिए है, कंज्यूमर को, उसके लिए क्या हो जाएगा कि आप ये 12 वाले को मर्ज करो 5% के साथ. नाउ उसके साथ ही फिर आगे क्या सजेस्टेड है कि इससे क्या होगा, मूविंग द फाइनल गुड्स फ्रॉम 12% to 5% while its intermediate input remains at 18%. So it also offers the opportunity to correct distorted tax structure in sector like construction, where intermediate inputs were being taxed in the range of 5 to 28%. कंस्ट्रक्शन में और भी ज्यादा दिक्कत है, वहां पे इंटरमीडिएट को 5 से लेके 28% तक टैक्स करते हैं, तो इजीली जो है वो उनको उनके टैक्स रिटर्न नहीं मिल रहे. The proposed model of reduced rate, that is 5%, standard rate है 18%, and a sin luxury rate begs the question of principle that will underline such as classification. So an ideal GST is a non-distortionary tax. होना क्या चाहिए आपका, एक नॉन डिस्टॉर्शनरी हो जिसमें बिल्कुल सिंप्लिसिटी हो, विच इज कंप्लीटली न्यूट्रल टू द नेचर ऑफ गुड्स इकोनॉमिक एक्टिविटी बीइंग टैक्स, और इसमें सिन गुड और ये सब की कॉम्बिनेशन नहीं होनी चाहिए. So for better revenue outcome and for simplicity, most of the goods services should be taxed at a standard rate. Reports indicate that most goods and services taxable at 12% slab will be moved to 5% category, narrowing the tax base and limiting revenue collection. Instead, the reverse should be done. तो जैसे पीछे अभी हमने पढ़ा कि ये 12 वाले को 5 पे कर रहे हैं, जबकि कहते हैं कि इसको रिवर्स होना चाहिए, as most goods and services should be taxed at a standard rate. Since 18% category currently accounts for over 2/3, दो तिहाई तो already 80% पे ही है, so broadening of this tax base would pave the way for lowering the standard rate with no loss in revenue. इससे आपका revenue loss भी नहीं होगा. Furthermore, this reduction in standard rate will lower the GST burden for consumer, और consumer पे GST burden जो है वो कम होगा. SMEs more than merging the 12% category with the 5%. Now, any change in GST structure in India should aspire to move to a regime where the use of reduced rate and exemptions is minimized. तो
कम करने की बात नहीं है, सिंपल करने की बात चल रही है यहाँ पे। ये जो आपको ये जो लिख रहे हैं वो इस आर्टिकल में आपको रेफर कर रहे हैं। दिस इज बाय पांडे इज एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट एंड चक्रवर्ती इज द फॉर्मर डायरेक्टर, राइट। इनको आप रेफर कर सकते हो। नाउ टारगेटिंग ट्रांसफर फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू हैव बीन फार मोर इफेक्टिव देन रिड्यूस्ड रेट्स इन अचीविंग रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इसको प्रॉपर्ली टारगेट करो, ना कि रिड्यूस करो, बिकॉज इससे अच्छे से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव पूरा होता है। एंड डेविएशन फ्रॉम दिस प्रिंसिपल मे रिक्वायर अनदर मेजर रेट रिकंस्ट्रक्टिंग इन द फ्यूचर। इससे अगर डेविएट करेंगे तो एक नया रेट लाना पड़ेगा। सो एज जीएसटी काउंसिल कंटेम्पलेट्स द नंबर एंड नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट विल बी मूव फ्रॉम 12% category to 5%, this very basic principle of GST design should not be compromised. And another question is on the treatment of sin goods and luxury goods that currently has 28%. So reports indicated that इसको बढ़ा के करेंगे 40%. तो will this extend to all goods and services with negative externalities? तो किस किस को आप इसके अंदर कर रहे हो कि जो भी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी लाती है, क्या सारों को इसके अंदर लाने वाले हो आप? विल इट एंड अप इंक्लूडिंग अल्ट्रा लग्जरी गुड्स? क्या अल्ट्रा लग्जरी गुड्स एक लग्जरी गुड होती है, एक अल्ट्रा लग्जरी है, तो क्या उन दोनों में डिफरेंशिएट करने वाले हो आप? Will this category avoid the irrationality present in the current 28% slab which treats tobacco at par with intermediate inputs like cement? तो इसमें टोबैको और सीमेंट दोनों को इकट्ठा रखते हो। सो टू एड्रेस द नेगेटिव एक्सटर्नलिटी ऑफ sin goods and mobilize more revenue from luxury goods, states and centers should apply specific excise tax on predetermined and well-defined basis in addition to standard GST। तो इससे बेटर है कि आप बढ़िया से उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज टैक्स लगाओ और यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट ही लो और कंफ्यूजन को खत्म करो। When we talk about GST 2.0, the critical consideration should be the asymmetric revenue impact। तो हमारे ऊपर जो है ये asymmetric revenue impact जो है वो हमें दिख रहा है and of such restructuring, so more than 2/3 of own tax revenue of the state comes from GST। So in case of unit government, share of GST in total tax revenue is 27.58%. So thus it has more headroom to accommodate the revenue fall due to restructuring of GST. Since GST compensation has ended, the revenue impact of GST 2.0 on state revenue needs to be factored in to ensure that the fiscal autonomy is maintained। तो इसमें आपकी फोकस की जानी चाहिए फिस्कल इकोनॉमी ऑफ द स्टेट, ये ज्यादा जरूरी है। Finally, any reform in GST design will be incomplete without resolving administrative issues। और आपके implementation administrative issues वो वहीं के वहीं रुके हुए हैं, उस पर ज्यादा ध्यान दो। So this includes addressing to the problem of interstate, जैसे कि IGST है वो अच्छे से नहीं हो पाता, उनकी सेटलमेंट्स है, उस पे लेके स्टेट्स अक्सर बोलते रहते हैं कि हमारे पास पैसा आपने नहीं दिया है, जैसे कि 55th GST काउंसिल मीटिंग में हुआ। एंड रिड्यूसिंग द कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी बर्डन ऑन कंपनीज पर्टिकुलरली स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड वन। तो ये कुछ आपको एक तरह से सजेशंस है इन दिस आर्टिकल। इसमें से आप जहां पे भी आपको जरूरत पड़े ये सजेशंस को आप अपने मेंस के आंसर में रेफर कर सकते हैं। फिर से हमारी इंडस वाटर ट्रीटी न्यूज में है, जब कभी भी होती है तो ध्यान रखना चाहिए। क्यों? इस बार फॉर सम पॉजिटिव रीजन है। इंडिया हैज अलर्टेड पाकिस्तान अबाउट हाई फ्लड इन तवी रिवर। तवी रिवर में जो है फ्लड जब आए तब अभी इंडिया ने पाकिस्तान को थोड़ा सा वार्न कर दिया कि भाई आप भी ध्यान में रखो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के बेसिस पे, चाहे कि हमारी अभी IWT जो है वो अभी हमने थोड़ा सा साइड पे रखी हुई है। सो डिसीजन वाज टेकन टू शेयर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाई फ्लड्स ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। इंडस वाटर ट्रीटी इज इन अबेयंस, सो द इंफॉर्मेशन वाज शेयर्ड थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। As per sources, Ministry of Jal Shakti on Sunday shared flood-related information with MEA and with communicated it to Islamabad through diplomatic channel। बस ये बात आपने इतनी सी थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि why this thing is in news। अभी इनडायरेक्टली सलवा जदूम नाम की ऑर्गेनाइजेशन फिर से न्यूज में आ गई है, इसी वजह से इसको लेके आपको अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो अप टू डेट करनी चाहिए। Now, Union Home Minister Amit Shah last week accused जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी जो कि आपके कैंडिडेट हैं फॉर वाइस प्रेसिडेंट, तो उनको लेके एक बयान दे दिया कि उन्होंने अपने टाइम पे सपोर्ट किया था नक्सलिज्म को। जस्टिस रेड्डी, a retired judge of Supreme Court, headed the bench that in 2011 delivered a landmark ruling in Nandini Sundar versus State of Chhattisgarh which ended Salwa Judum, the practice of using tribal youth as special police force to counter the Maoist insurgency in Chhattisgarh। तो छत्तीसगढ़ के अंदर वाइस को मारने के लिए
वहीं के बच्चों को ही, वहीं के यूथ को ही स्पेशल पुलिस जो है ऑफिसर बना के एसपीओ जो है उनको कह सकते हैं कि उन्हीं को ही ऑपरेशन में भेजा जाता था, बिकॉज वहाँ के यूथ को ज्यादा पता होता है वहाँ की ग्राउंड कंडीशंस का। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे उन बच्चों के साथ थोड़ी जबरदस्ती भी होती थी, और इसको लेके ये जो आपका कॉन्सेप्ट है इसको सलवा जुदूम बोलते हैं, और इसको उस टाइम इन्होंने रोक दिया था। तो अभी इसी वजह से इनडायरेक्टली ये जो इशू है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। इसमें कोई कभी नहीं पूछा जाएगा कि अमित शाह ने क्या बोला, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन, ये सिस्टम, ये प्रैक्टिस क्या थी, इसके बारे में सिर्फ आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाउ he said in Kerala on Friday and all. Now आगे बढ़ते हैं। A judgment is always open for critical analysis, but motive cannot be attached. इसको छोड़ दो, आगे हम बात करते हैं what it was Salwa Judum. In the first decade of 2000, more than 200 districts in several states were in the grip of Maoist insurgency. ये 2000s का टाइम है। जैसे कि छत्तीसगढ़ was among the worst affected and witnessed extreme violence between 2006 to 11, as many as 1,000 around villages, 726 security personnel, 422 Maoists were killed in the Bastar region alone. Now, in response to security challenge posed by Naxals, government of छत्तीसगढ़ ने वहाँ पे स्पॉन्सर किया विजिलेंट जो है आपकी मूवमेंट, इसको बोला जाता है सलवा जुदूम। सलवा जुदूम का मतलब क्या होता है? पीस मार्च in Gond language के अंदर, and mobilize local villagers into armed group of SPOs, and these groups largely comprise tribal youths and of the particular area in which they were active, and some of whom were as young as 18 years old and often had limited education. So SPOs were appointed under Chhattisgarh Police Act of 2007, unlike Indian Police Act 1861, under which approval of magistrate is required for the appointment of SPO. Chhattisgarh Act gave superintendents of police wide discretionary power. तो पुलिस के पास ही मैक्सिमम पावर्स थी उनको जो है वो रखने की. Now SPOs were given firearms for self defense and were deployed to assist as guides, translator, informants, spotters. So they got an honorarium of सिर्फ उनको 3,000 पर मंथ जो है वो मिलता था. What was the case before Supreme Court in 2007? Sociologist Nandini Sundar, very important case study for you people, और historian Ramchandra Guha, former IAS officer EAS Sharma, filed a petition before Supreme Court challenging this practice of Salwa Judum. The petitioner alleged that it was unconstitutional, violated fundamental rights, and had led to a widespread human rights abuses. It blurred the line between civilians and combatants, because उनको कोई आप ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो इससे पहले अच्छे से, right? Left poorly trained youth exposed to violent retaliation and displaced entire communities, they said. Now, what was the argument? Now, both the central government, which was led by Congress at the time, and state government led by BJP, defended the policy. Union argued that its role was limited to the approval of upper limit of the number of SPOs for each state, because वो तो सिर्फ अप्रूवल ही देते हैं, बाकी सारा काम स्टेट करता है, राइट? SRE स्कीम, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर जो है स्कीम के अंडर है, एंड और जो इनकी जो मेन आपकी अपॉइंटमेंट है, ट्रेनिंग, डिप्लॉयमेंट, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज all these were determined by state government. The Chhattisgarh filed detailed affidavits submitting recruitment was only voluntary basis. ये खुद वो voluntarily आते हैं. Applicant had to be at least 18 years of age, उनकी होनी ही चाहिए, तो उन्होंने इस तरह से इसको justify किया था. लेकिन हम सीधे बात हैं कि कोर्ट की रूलिंग क्या थी. कोर्ट examined whether the practice of arming deploying SPOs was consistent with the constitutional provision of 14 and 21. यहाँ पे आपके आर्टिकल आ गए हैं, which guarantee the fundamental rights to equality and right to dignity. क्या ये फॉलो कर रहा है? It noted that Chhattisgarh Police Act gave very wide डिस्क्रिशन टू एग्जीक्यूटिव टू अपॉइंट एसपीओज, और आपने बहुत ज्यादा जो है एग्जीक्यूटिव्स को पावर दी है उनको अपॉइंट करने की, विदाउट क्लियर कंडीशंस ऑफ सेफगार्ड. सेफगार्ड कोई भी नहीं है. द कोर्ट फाउंड दैट सम ऑफ दोज हु हैड बीन रिक्रूटेड जो है हैड नॉट इवन स्टडीड अप टू क्लास 5. It would be impossible for any reason able person to accept that tribal youngsters who may or may not have passed 5th standard would possess necessary scholastic abilities to read, appreciate, understand the subject being taught to them. तो उनको समझ ही क्या आता होगा अगर उनको कुछ बता रहे होंगे तो. एंड गेन अप्रोप्रिएट स्किल टू बी इंगेज्ड इन सच काउंटर इंसर्जेंसी. तो इस वजह से आपके आर्टिकल 14 को भी वायलेट करता है, 21 को भी वायलेट करता है. इसकी बेसिस पे उस टाइम पे इसको खत्म कर दिया गया था, राइट? सो इट्स इंपॉर्टेंट जजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस होल ऑफ द प्रैक्टिस.
नेक्स्ट हमारी न्यूज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंडियन डायस्पोरा के बारे में है। एवर सिंस हाई लेवल कमिटी ऑन इंडियन डायस्पोरा पब्लिश इट्स रिपोर्ट इन 2001 द वर्ल्ड डायस्पोरा हैज गेन्ड करेंसी इन पुलिस सर्कल। द साइज ऑफ इंडियन डायस्पोरा एस्टिमेटेड 2001 and 2 to be over 20 million is currently estimated to be over 30 million, and there have been over 2000 studies on various aspects ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल डायस्पोरा। और ये आपका सिलेबस है मेंस का, तो आपको इस पे ध्यान देना ही चाहिए। इज अ नेशनल बॉर्डर नेसेसरी टू डिफाइन डायस्पोरा? क्या एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे जाने पे ही वर्ड यूज होता है? इट इज दैट इवन फिजिबल इन इंडिया? क्या ये इंडिया के अंदर भी ये वर्ड यूज हो सकता है? वेयर द वर्ड प्रवासी एंड विदेशी, बिकॉज यहाँ पे भी हम ये कहते हैं, जैसे बिहार के आए हुए लोग अपने को क्या कहते हैं कि हम कहाँ पे आए हैं, पंजाब उनके लिए क्या है, विदेश है, राइट? So, उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रवासी एंड विदेशी आर यूज नॉट ओनली फॉर इंटरनेशनल इमिग्रेशन बट ऑल्सो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनल माइग्रेशन। आस्क एनी ओडिया माइग्रेंट वर्कर्स इन सूरत वेयर दे हैव कम टू वर्क एंड दिल से विदेश आए हैं। So for diasporic experiences, it is important to cross a significant cultural zone. तो diaspora में mainly focus किसके होता है? Cultural zone के ऊपर होता है जिसको आप क्रॉस कर रहे हो, which may be internal भी हो सकता है या international भी हो सकता है। And yet compared to the studies on international diaspora, we know very little about internal diaspora. तो internal diaspora की कभी बात ही नहीं होती, इसके ऊपर हमारी स्टडीज नहीं है। For instance, Madurai district in Tamil Nadu counts virtually no migrant from Gujarat in the recent migration census, and yet reports that more than 60,000 Gujarati speakers in the language census, more than the size of India's diaspora, and most of the countries जो गुजराती आपके कहाँ पे बैठे हुए हैं वो तमिलनाडु के अंदर। So diaspora after all are a culmination of recent and past migration such as Indian migration to Mauritius, जो काफी सालों पहले हुई 19th century में, that has led to the creation of Indian diaspora here today. Now, in a recent paper published in the Sociological Bulletin, उसमें जो है आपके ऑथर है वो लिखते हैं that internal and international diaspora based on major languages of India, जिसको लैंग्वेज बेस कर सकते हैं। For internal diaspora, recent language census were used. तो आप लैंग्वेज सेंसस को आधार बना के इसके बारे में जान सकते हो। एंड excluding border districts on the state boundaries. Now, for international diaspora, other countries' language census and other sources were used to form estimations. When accounting for internal diaspora, the diasporic experience of Indians is not 30 million but well over 100 million. पंजाबी, मलयालम, तमिल were the most dispersed language group हैं जो बहुत फैली हुई हैं relative to their size, that is over 10%, followed by Telugu and Gujarati and Hindi, which includes your Bhojpuri and Marwadi in Indian census. Speakers are the largest segments of Indian diaspora but are less dispersed relative to overall size. Marathi, Kannada, Bengali are the least dispersed. तो ये बहुत ही अच्छी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है फॉर जीएस इन द सोशल सेक्टर एरिया, क्योंकि वहाँ पे भी आपको जीएस में भी डेफिनेटली पेपर 3 पेपर जो है आपका इवन 1 उसका भी पार्ट है, और सोशियोलॉजी के अंदर तो एज इट इज ही आपका ये क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको प्रॉपर टेबल यहाँ पे काम आएगा कि पंजाबी लैंग्वेज साइज ऑफ डायस्पोरा कितना है इन मिलियंस, रेशियो ऑफ डायस्पोरा साइज नंबर ऑफ स्पीकर्स के कंपैरिजन में, एंड रेशियो ऑफ इवन योर इंटरनेशनल एंड इंटरनल डायस्पोरा। तो इसको आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से वर्क करना। ये मैं सॉफ्ट कॉपी इसकी डाल दूंगी टेलीग्राम चैनल में। As with the international diaspora, there are old internal diaspora and new internal diaspora linked with the recency of the migration, or there has been diaspora formed by even old Gujarati immigrations to Tamil Nadu linked with weavers, traders and all. So ये आप थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेना यहाँ पे, और राइटर जो है वो है चिन्मया तुम्बे, और इनका रेफरेंस जो है वो आप डेफिनेटली जरूर रख लेना मार्क करने के लिए इन योर मेंस एग्जाम। नाउ ट्रम्प्स 50% टैरिफ आ गया है, फाइनलाइज हो गया है, लागू हो गया है, इंप्लीमेंट हो गया है। With US deciding to implement the steep 50% tariff on merchandise from India starting Wednesday, exports of low margin, labor intensive goods ranging from apparel, textile, gem jewelry to shrimps, carpet, furniture, all set to become unviable in America market. और ये हमें हिट करने वाला है लो स्किल्ड जॉब्स इन इंडिया। With Trump's new tariff kicking in, trade experts estimate that the value of Indian merchandise export to US could drop by as much as 40 to 45% in 2025-26 compared with the previous year। Think Tank Global Trade Research ने ये हमें एस्टिमेट दिए हैं, और इसको लेकर ये टेबल जरूर ध्यान में रखो। प्रीवियस क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है,
ठीक है, और इसमें आपको सारी वैल्यूज मिल रही हैं। सबसे ज्यादा हमारा कहाँ पे है, जो आपकी टैरिफ लग रही है, गुड सब्जेक्ट टू 50% यूएस टैरिफ है, टेक्सटाइल एंड एपरल। यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है हमारा मैक्सिमम किसमें था, 24-25 में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल में था, उसके बाद डायमंड गोल्ड ज्वेलरी में था, फिर मशीनरी में था। तो कितना एक्सपोर्ट हमारा होता रहा है इनडायरेक्टली, ये डाटा आपको मिला है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर पीसीएस प्रीलिम्स बेटा, इसको अच्छे से कवर करना। एंड इसमें जो है आपको अराउंड 30% ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ यूएसए वैल्यू टू 27.6 बिलियन इन 2025 विल रिमेन ड्यूटी फ्री एज प्रोडक्ट कैटेगरी लाइक फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये एग्जाम्प्ट हुई है फिलहाल। व्हाइल 4% ऑफ द एक्सपोर्ट मेनली ऑटो पार्ट्स विल फेस 25%, राइट। मीनवाइल जो है हमारे जो कंपटीटर्स हैं और कंट्री, उनको बहुत फायदा होने वाला है। वियतनाम, बांग्लादेश, कंबोडिया, इवन चाइना, पाकिस्तान which currently face lower tariff in the कम tariff है, are set to benefit from India's potential loss. Now 50% of your tariff imposed on majority of Indian goods exported to US include 25% tariff rate announced by Trump. एंड ये जो है पेनल्टी लगाएंगे फर्दर, जो हमने रशिया से पेट्रोल जो है वो लिया था। तो इसको बहुत अच्छे से लर्न करो। इनडायरेक्टली आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि हम कितना कौन कौन सा आइटम जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं टू यूएस। नेक्स्ट हमारी न्यूज है, नेवी ने कमीशन किया 2 स्टील फ्रिगेट्स। कभी भी ऐसा हो तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए इनके बारे में, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनता ही है इसके ऊपर। आईएनए मेजर बूस्ट जो है ना, मेजर बूस्ट टू कंट्रीज मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी। इंडियन नेवी ने कमीशन किया 2 मल्टी मिशन स्टील फ्रिगेट्स हैं। ये कौन से, आईएनएस उदयगिरी एंड आईएनएस हिमगिरी, each equipped with 8 BrahMos missile है and featuring a suite of advanced weapons and sensors developed by indigenous manufacturers. And commissioning of 2 state-of-the-art project 17A steel frigates, which was presided over by Union Defence Minister, तो वहाँ पे पहुंचे, marks the first occasion when 2 frontline surface combatant constructed at 2 different shipyards were commissioned. इकट्ठे इनको कमीशन किया गया। And then the frigates will join the Eastern Fleet, underscoring the growing importance of India's eastern seaports. Now these warship weapons, इनमें क्या है, sensor package make them unparalleled guardians of the sea. It has been told that these warships also include many advanced capabilities, and these 2 warships which can cover long distance have advanced system। कौन सा, सच एज यहाँ पे क्या क्या है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल, टारपीडो लॉन्चर हो सकते हैं, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम है। एंड मॉडर्न वेसल विल प्रूव टू बी गेम चेंजर इन द कॉम्प्लेक्स एंड रिस्की ऑपरेशंस। 2 are follow on ship of the project 17 Shivalik class frigate, and both the vessels in जो है incorporate significant improvement in the design and steel weapon and sensor system and all. उदयगिरी is the second ship project जो है 17 स्टील के अंडर ही आता है। कहाँ से आया, विजडम डॉक शिपयार्ड लिमिटेड इन मुंबई से। वाइल हिमगिरी को जो है ABP 17A के अंडर आता है। शिप्स टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर, कहाँ से, कोलकाता। सो बोथ द फ्रिगेट्स रिप्रेजेंट्स अ जनरेशनल लीप ओवर अर्लियर डिजाइंस, right? Displacing about 6,700 tons, P-17A class frigates are roughly 5% larger than their predecessor Shivalik class frigates. एंड वेपन जो है इनके पास है सरफेस टू सरफेस मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी हो सकती है, 76 mm जो है गन है, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 30 mm 12.7 mm क्लोज इन वेपन सिस्टम भी यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज, इसको आप अच्छे से लर्न करो। नेक्स्ट न्यूज है हमारी इसरो की गगनयान को लेकर। सो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कैरिड आउट इट्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट इन्होंने किया है, and to evaluate the parachute based deceleration system for upcoming Gaganyaan system. The mission, the system is critical for ensuring safe recovery of the crew, क्योंकि क्रू की आसानी से वापस आ पाएगा इस कैप्सूल के अंदर से, in which astronauts sit during a human flight। और इसमें सबसे खासियत क्या है कि री एंटर करेगा और लैंड करेगा। फर्स्ट क्रू मिशन हो अंडर गगनयान प्रोग्राम है, 2027 तक हमने इसको भेजना है। एंड व्हाट इज इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, ये होता क्या है, एन एयर ड्रॉप टेस्ट recreates the final leg of the spacecraft journey back to Earth. An aircraft or helicopter drops the spacecraft from a height to test various systems under different circumstances. जैसे कि these include the deployment of parachute system, होगा कि नहीं ढंग से, if the mission is aborted, mid-flight system अगर मिड में करना पड़ा, performance when parachute fails to open, and spacecraft orientation and safety during splashdown. Test however cannot simulate actual re-entry, तो नहीं हम देख सकते हैं scenario as helicopters cannot carry spacecraft high enough, क्योंकि उतनी ऊंचाई तक नहीं ले जा सकते। To create re-entry scenario, suborbital or orbital flights carry spacecraft outside Earth's atmosphere.
2023 में इसरो ने कैरिड आउट टेस्ट किया था किसका, व्हीकल अबाउट अबॉट मिशन का, विच लॉन्च सिंगल स्टेज टेस्ट व्हीकल फॉर सबऑर्टिकल फ्लाइट विद अ क्रू मॉड्यूल टू डेमोन्स्ट्रेट द परफॉर्मेंस। नाउ कैसा रहा ये हमारा टेस्ट? नाउ टेस्ट सिमुलेटेड अ सिनेरियो in which mission is aborted at the launch pad and crew is ejected। तो इसमें 4.8 टन डमी क्रू मॉड्यूल हमने यूज किया, दैट वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 3 किलोमीटर। और ये कौन सा हेलीकॉप्टर हमने यूज किया? दैट इज योर चिनूक हेलीकॉप्टर। अपॉन रिलीज ऑन बोर्ड एवियोनिक सिस्टम ऑटोनोमसली जो है कमांडेड व्हीकल डिसलरेशन ये सब बहुत अच्छे से जो है वो उसने काम करना शुरू किया, राइट। हाउ डिड पैराशूट सिस्टम वर्क? Crew module is equipped with 4 different types of parachute. Distillation began with the deployment of 2.5 meter apex covers जो है separation parachutes होते हैं which remove the apex cover, right? बस इससे ज़्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपने इतना ध्यान में रखना है कि एयर ड्रॉप टेस्ट जो है वो किया जा चुका है, राइट। नेक्स्ट न्यूज है बेटा, यूएस कंफर्म्स इट्स फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ फ्लैश ईटिंग न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म। स्क्रूवर्म, ओके, ऐसे क्वेश्चंस भी प्रीलिम्स में अक्सर आते हैं आपको। यूएस डिपार्टमेंट ने अभी बताया कि फर्स्ट ह्यूमन केस आया है उनके पास ऑफ फ्लैश ईटिंग पैरासाइट है, न्यू वर्ल्ड स्क्रूवर्म रखा गया इसका नाम। The case investigated by Maryland Department of Health was confirmed on August involving a person who had recently traveled to El Salvador. And a spokesman said that this is the first human case of traveling associated with new world screwworm, that is your babesiosis, that is a parasite infection होती है एक फ्लाई के लार्वा से, right? And what is this? Screwworms are a type of blue-gray blowfly typically found in South America and Caribbean. And screwworms, specifically females, are attracted to and lay eggs and in open wound or other entry points like nasal cavity in warm-blooded animals. Humans are targeted otherwise rarely. And one female screwworm can lay up to 300 eggs at a time and may up to 3000 eggs during her 10 to 30 days life span. 10 से 30 दिन का ही लाइफ स्पैन है इसका। And these eggs hatch into larva known as maggots which burrow into the wound. wound के अंदर फिर ये बढ़ते हैं using sharp mouth hooks to feed on the living flesh, और flesh को ही खाते हैं living को, leading to आगे further infestation होती है। And after feeding the larva fall to the ground, burrow into the soil and emerges as adult screwworm flies। फिर ये जमीन पे गिर के जो है और बढ़ते हैं, फ्लाइज बन जाती हैं। The parasites are named after the screw-like way they burrow into the tissue, जैसे वो टिश्यू को खोदते हैं स्क्रू की तरह, वैसे इसका नाम रखा है। Their Latin name is Coccolonia hosmorovirus, literally means man eater। And Max Scott, a professor of the Department of Entomology and Pathology, इन्होंने बताया symptoms क्या होंगे इसके। New world screwworm infestation can be extremely painful, especially in humans with high mortality rate if left untreated. This is because once the infestation start, that often attracts more flies, और flies आ जाती हैं और ज़्यादा वो eggs देती हैं, and depending on where the wound is, now वो maggots जो हैं वो make their way into vulnerable tissue like brain तक पहुँच जाती हैं, right? तो symptoms हैं आपके wounds और sores that do not heal, bleeding from open sores, feeling larva movement skin पे लगता है जैसे कि कोई चल रहा हो, and foul odor है emanating from the site of the infestation। And what are the new world spreading now? कितना है eradication जो है इसकी 1966 by using method called sterile insect techniques यूज की गई थी। This involved rearing billion of sterile insects inside the factories and releasing them into air in affected region. If the female on the ground mate with this sterile male, at least with screwworm, that is all they are mate, they will mate with, so that female won't produce any offspring। तो sterile male जो है उन्होंने प्रोड्यूस करके वो भेजे थे। This technique has removed new world screwworm, इससे screwworm कंट्रोल में हुआ, but also in Mexico in 1970 and Central America in 2000। In 2017 method was again implemented, दोबारा फिर से यूज किया गया। And however recent new case of new world screwworm जो है ये infestation have been reported in Panama, Costa Rica, Nicaragua। ये ध्यान में रखो, ये भी आपको याद रखना है, ये आपका पीसीएस का क्वेश्चन बन सकता है, Nicaragua and Honduras, right? So these could be several factors behind reemergence of the infestation. These include movement of infested cattle, chances that the current strain of sterilized flies is less effective than the past। लेकिन हो सकता है अभी इतनी ज़्यादा effective आपकी नहीं है, right? So this is important news। हेल्थ के साथ रिलेटेड भी हमें क्वेश्चंस आते ही हैं। This is all for today। आज के लिए ही इतना।
ही और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हमने कवर करी, इनको आप अच्छे से लर्न करो। सॉफ्ट कॉपी आप जाके टेलीग्राम चैनल पे देखो और नेक्स्ट मिलती हूँ अभी और आपके अपकमिंग न्यूज़पेपर्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।